हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज सीमा शर्मा। आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में, वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम मैनेजमेंट की स्टडी करते आ रहे हैं कंटिन्यू, और हमने मैनेजमेंट के फंक्शंस देखे। ओके, सारे फंक्शंस की हमने स्टडी की: प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, उसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखो, हमने फंक्शंस को मैनेज किया, बट क्या आप सोचते हो फाइनेंस को मैनेज करना बहुत ज़रूरी नहीं है? देखिए, फाइनेंस एक इतना इम्पॉर्टेंट रिसोर्स है जिसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब तक वो मैनेज नहीं होगा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस तो पा ही नहीं सकता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है फाइनेंस को मैनेज करना। हम अपनी इन्वेस्टमेंट को मैनेज करें, हम अपनी कैपिटल को मैनेज करें, हम अपनी जितनी भी इंस्टीट्यूशन में हमारा जो फंड लगा हुआ है उसको मैनेज करें। इस बहुत इम्पॉर्टेंट है ये चीज़। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और इसमें किन किन चीज़ों को, एस्पेक्ट्स को इंक्लूड करते हैं, क्या रोल है इसका, इसकी स्टडी आज हम इस वीडियो में करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कॉन्सेप्ट एंड रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। पहले मीनिंग देखते हैं, कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एज वेल एज द यूजेज ऑफ फाइनेंस। फाइनेंस को अच्छे से अवेलेबल कराना। ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट का मतलब है जहाँ हमारी कॉस्ट कम आती हो वहाँ से फाइनेंस को अवेलेबल करवाना, क्योंकि बिजनेस फाइनेंस के बगैर नहीं चल सकता है, और इतना सारा फाइनेंस हम खुद अरेंज नहीं कर सकते हैं। तो हमें कहाँ से लाना पड़ेगा? आउटसाइड सोर्सेज से लाना पड़ेगा। और कौन से सोर्सेज को यूज़ करना है? जो सोर्सेज हमें सबसे सही रहे। ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो फाइनेंशियल सोर्सेज हमें सबसे सही रहे उनको अवेलेबल करवाना इज कॉल्ड ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ओके, एंड यूजेस ऑफ फाइनेंस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है कि हमारे रिसोर्सेज फाइनेंस को टाइम टू टाइम अवेलेबल कराना, जितनी रिक्वायरमेंट है उस अकॉर्डिंग अवेलेबल कराना, और उसका बेस्ट यूज़ पॉसिबल बनाना ही क्या कहते हैं? हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। फॉर ऑप्टिमल प्रोक्योरमेंट एंड डिफरेंट अवेलेबल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस आर आइडेंटिफाइड। पता लगाया जाता है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं फाइनेंस के। ओके, उनको पता लगाया जाता है कि कौन कौन से सोर्सेज हैं, एंड कंपेयर्ड इन टर्म ऑफ देयर कॉस्ट एंड एसोसिएट रिस्क। और देखा जाता है कि किसको अवेल करवाने की क्या कॉस्ट आती है, किसको अवेल करवाने से क्या रिस्क होती है। इन बेस पर उनको कंपेयर किया जाता है, अलग अलग रिसोर्सेज को, कि कौन कौन से सोर्सेज हैं फाइनेंस के, और उनको कंपेयर करते हैं हम कॉस्ट और रिस्क के बेस पर। Similarly, the finance so procured need to be invested in manner that the return from the investment exceed the cost at which procurement has taken place. जितनी कॉस्ट पर हम उसको अवेलेबल करवाए हैं उससे ज़्यादा पर हम उस पर प्रॉफिट अर्न करें। क्या सोच के तय किया जाता है ये सब, कि हमने जो फाइनेंस अवेलेबल कराया है, जितना हमने इंटरेस्ट पे किया है, या जितना हम उसको लोन लेने का जो हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, जितना हमें पे करना पड़ रहा है, हम प्रॉफिट उससे ज़्यादा अर्न करें। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं, कि कैसे हमें रिसोर्सेज प्रोक्योर मतलब होता है अवेलेबल करवाना, कि फाइनेंस को कहाँ से, कौन से सोर्सेज से अवेलेबल कराना है। इसके लिए हम क्या करते हैं? सारे जितने भी फाइनेंस के सोर्सेज हो सकते हैं उन सबको कंपेयर करते हैं रिस्क और कॉस्ट के बेस पर, कि किसको लेने पर कितनी रिस्क आती है और कितनी कॉस्ट आती है, कंपेयर करते हैं, और फिर उनका बेस्ट यूज़ पॉसिबल बनाते हैं, ताकि जितनी कॉस्ट उनको लेने में, उनको प्राप्त करने में, उनको अवेल करने में लगी है उससे ज़्यादा हम प्रॉफिट अर्न कर सकें। ओके, चलिए डेफिनेशन देखिए। फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न विद मैनेजमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड्स एंड इन्वॉल्व्स डिसीजन रिलेटिंग टू प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड। प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड का मतलब हुआ फाइनेंसिंग डिसीजन की फाइनेंस कहाँ से लाना है। इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड का मतलब हुआ है इन्वेस्टमेंट डिसीजन की कहाँ कहाँ उस फंड को इन्वेस्ट करना है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्निंग टू द ओनर्स। ओनर्स कौन? शेयर होल्डर्स। शेयर होल्डर्स को हमें क्या देना होता है? डिविडेंड देना होता है। तो हम वो अर्न किया है जो हमने, उसको हमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने शेयर होल्डर्स में, क्योंकि शेयर होल्डर्स कंपनी
के ओनर होते हैं और वो अपनी अपनी मनी हमको इन्वेस्ट करने के लिए देते हैं, सो दैट हमें उन्हें रिटर्न में क्या देना होता है, डिविडेंड देना होता है। तो हमें डिविडेंड डिसीजन लेने होते हैं। तो आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में 3 टाइप ऑफ डिसीजन हो गए, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। ओके, तो इसी को, इन सारे तीनों डिसीजंस को प्रॉपरली लेने को ही हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, और बहुत ही थोड़ा सा टफ भी पड़ता है समझने में। कहीं भी अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो तुरंत कमेंट करके पूछिएगा मेरे से, क्योंकि थोड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और साथ के साथ टफ भी है। ओके, अब रोल देखो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल देखो कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इंक्लूड होती है, जिनको हम डिसाइड करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के टाइम पे। फर्स्ट देखो, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स असेट्स। देखिए, हमें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिक्स असेट्स चाहिएंगी, श्योर चाहिएंगी, ठीक है। तो फिक्स असेट्स हमें कितनी कितनी चाहिएंगी, कितनी हमें लैंड और बिल्डिंग चाहिएगी, ठीक है, कितनी हमें लैंड और बिल्डिंग चाहिएगी, कितनी हमें अदर जो असेट्स है, फिक्स असेट्स है, वो चाहिएंगी। तो हमें फिक्स असेट्स का कंपोजिशन और उसका साइज डिसाइड करना है कि हम कितनी कितनी कौन सी फिक्स असेट्स लेकर आते हैं, क्योंकि हमारा फंड जो है वो फिक्स असेट्स में इन्वेस्ट हो जाता है, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए स्टक हो जाता है वहाँ पर, ठीक है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है कि हमें अपनी फिक्स असेट्स की साइज़ कितनी रखनी है, और फिक्स असेट्स में भी कितनी कौन सी होगी, लैंड होगी तो कितनी होगी, बिल्डिंग होगी तो कितनी होगी, मशीनरी होगी तो कितनी होगी, फर्नीचर होगा तो कितना होगा। इन सब चीज़ों का कंपोजिशन भी हमें बहुत सोच समझ के तय करना है, और इसी को हम कहते हैं, ये जो फर्स्ट रूल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट है वो है कि साइज़ और कंपोजिशन ऑफ फिक्स असेट्स को डिसाइड करने में फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है या इसको डिसाइड करता है। The size and composition of fixed assets depend directly on investment decision, how capital company is planning to invest, कि हम अपने फंड अरेंज किया है उसको कैसे कैसे इन्वेस्ट करेंगे अपनी फिक्स्ड असेट्स में, ठीक है। उसी को कहते हैं साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स असेट्स। नेक्स्ट देखो, अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करंट असेट्स। जैसे ही हम फिक्स असेट्स को डिसाइड करेंगे उसी तरीके से हम डिसाइड करेंगे अपनी करंट असेट्स को। जैसे हमारा कैश है, स्टॉक है, बैंक है, बीआर है, ये सब हमारी क्या है, ये हमारी करंट असेट्स है। तो जैसे हमने फिक्स असेट्स को डिसाइड किया कि कितनी फिक्स असेट्स रखेंगे और कितनी फिक्स असेट्स में भी कितनी लैंड बिल्डिंग रखेंगे, कितनी मशीनरी रखेंगे, कितना फर्नीचर रखेंगे, बिल्कुल उसी तरीके से करंट असेट्स में भी हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें टोटल करंट असेट्स कितनी रखनी है, और उस करंट असेट्स में भी कितनी हमें बैंक रखनी है, कितना हमें डेटर्स रखने हैं, कितना हमें बीआर रखने हैं, कितना हमें स्टॉक रखना है, उसका कंपोजिशन भी हम डिसाइड करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ओके, कि कितने कितने हमको करंट असेट्स को रखना है और टोटल करंट असेट्स कितनी रखनी है हमें, ठीक है। क्योंकि फंड इकट्ठा करना ही इनफ नहीं होता, फंड को हम कैसे कैसे कितना कितना करंट असेट्स में और फिक्स असेट्स में रखेंगे, उस चीज़ को डिसाइड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड देखो, द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड, कि हम कितना तो लॉन्ग टर्म फंड से अरेंज करेंगे और कितना हम शॉर्ट टर्म फंड से अरेंज करेंगे। द अमाउंट टू बी रेज फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल एज फॉर शॉर्ट टर्म डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन। द फर्म विच हैव पॉलिसी ऑफ लिक्विडेशन प्रेफर टू मोर लॉन्ग टर्म फाइनेंस, ऑल्दो विद द प्रॉफिट विद decrease as company has to pay more interest on long term debts as compared to short term debts। यानी आप कितना शॉर्ट टर्म डेब्ट्स लेना चाहते हैं और कितना लॉन्ग टर्म डेब्ट्स लेना चाहते हैं, ये आपके ऑर्गेनाइजेशन पे डिपेंड करता है। तो आपको डिसाइड करना है कि आप कितना तो लॉन्ग टर्म फंड रखेंगे और कितना शॉर्ट टर्म फंड रखेंगे, क्योंकि लॉन्ग टर्म फंड पे इंटरेस्ट रेट कम होती है और शॉर्ट टर्म फंड पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होती है। लॉन्ग टर्म फंड आप अरेंज करते हो तो लॉन्ग टर्म तक, यानी बहुत लंबे टाइम तक आपके पास रहता है, और शॉर्ट टर्म फंड अगर अरेंज करते हो तो आपके पास बहुत छोटे पीरियड तक रहता है। शॉर्ट टर्म फंड पर इंटरेस्ट देने के बाद आपको हो सकता है आगे ज़रूरत पड़े तो और लेनी पड़े, पर लॉन्ग टर्म में आपके पास बहुत लंबे टाइम तक फ़ंड रहता है। पर जितना लंबे टाइम तक आपके पास फ़ंड रहेगा आपको उतना ही इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और जितना कम टर्म शॉर्ट टर्म तक रहेगा आपको उतना ही इंटरेस्ट कम पे करना पड़ेगा। समझ में आई बात? तो हमें थर्ड क्या देखना है कि कितना हमें लॉन्ग टर्म फंड रखना है और कितना हमें शॉर्ट टर्म फंड रखना है, यानी कितने हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंस अवेलेबल कराने हैं और कितनी जगह से या कितने अमाउंट में हमें लॉन्ग टर्म
फाइनेंस अरेंज कराना है, इनका कंपोजिशन भी हमें डिसाइड करना होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। नेक्स्ट देखो, ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेप्ट। अब लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग में भी कितनी डेप्ट होगी और कितनी इक्विटी होगी, कितने तो हम लोन लेंगे और कितने हम इक्विटी शेयर्स से अपनी कैपिटल को अरेंज कराएंगे। यानी हमने पहले क्या डिसाइड किया कि कितनी लॉन्ग टर्म होगी और कितनी शॉर्ट टर्म होगी। अब हम लॉन्ग टर्म में डिसाइड कर रहे हैं कि लॉन्ग टर्म में भी कितनी तो लॉन्ग टर्म की डिबेंचर से होगी या डेब्ट से होगी, लोन से होगी, और कितनी हम इक्विटी से अरेंज करेंगे। तो इन दोनों का कंपोजिशन भी हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही डिसाइड करना होगा कि हम अपनी लॉन्ग टर्म फंड्स में कितना हम डिबेंचर से लेकर आ रहे हैं और कितना हम शेयर होल्डर से लेकर आ रहे हैं, शेयर्स से लेकर आ रहे हैं। उन दोनों का कंपोजिशन भी किस में डिसाइड होगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही डिसाइड होगा। उसके बाद हमें डिसाइड करना है ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम, आपको ध्यान है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के आइटम में, यानी डीआर साइड में जितने ज़्यादा आइटम होंगे आपके खर्चे उतने ज़्यादा होंगे, सीआर साइड में जितने ज़्यादा आइटम होंगे आपकी इनकम्स उतनी ही ज़्यादा होगी। तो आपको डिसाइड करना है कि कितनी आपके एक्सपेंसेस होंगे और कितने आपके अर्निंग्स होगी। तो उन चीज़ को भी आपको डिसाइड करना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ये डिसाइड करना है कि कितने आपके P&L के टर्म्स होंगे, कितने आपके P&Ls में आइटम होंगे। ऑल द आइटम्स ऑफ P&L अकाउंट आर अफेक्टेड बाय डिसीजन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जनरली आइटम्स रिलेटेड टू एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू आर रिकॉर्डेड इन P&L. इफ वी मे मोर इंटरेस्ट डेप्रिशिएशन विद इट विल इंक्रीज एक्सपेंसेस एंड अफेक्ट P&L अकाउंट। यानी जितना आपका डीआर साइड होगा, जितना आप डेप्रिशिएशन दे रहे हो ज़्यादा, जितना आप इंटरेस्ट दे रहे हो ज़्यादा, आपको उतना ही बर्डन होता जाएगा और आपका P&L है जो इनबैलेंस हो जाएगा, आपके P&L को वो अफेक्ट करेगा। तो आपको ये भी यहाँ डिसाइड करना है कि आपके P&L के आइटम्स कितने कितने और कौन कौन से होंगे। ठीक है, इन चीज़ों को डिसाइड भी हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही करते हैं। ओके, तो ये कुछ एस्पेक्ट्स थे जो आपने देखे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम डिसाइड करते हैं। टफ है बेटा, धीरे धीरे समझ आएंगे। आप जब तक क्वेश्चन नहीं पूछोगे कभी भी ये पॉइंट समझ नहीं आएंगे। काफ़ी टफ है, बार बार आपको पूछने भी पड़ सकते हैं। बार बार वीडियो को देखिएगा, समझिएगा। फिर भी कहीं क्वेरी होती है तो अपने मन में डाउट बिल्कुल मत रखना बेटा, क्योंकि ये टॉपिक आसानी से समझ नहीं आएंगे। आप मुझे इसके लिए क्वेश्चन कर सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगी और आप मुझे इसको कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एस्पेक्ट्स थे जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम डिसाइड करते हैं। देखिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों किया जाता है, उसके ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। क्या ऑब्जेक्टिव होता है, फर्स्ट और मेन ऑब्जेक्टिव शेयर होल्डर्स की वेल्थ को इंक्रीज करना, शेयर होल्डर्स की इनकम को इंक्रीज करना। शेयर होल्डर कौन, कंपनी के ओनर। ओनर्स ने क्या दी है, कैपिटल दी है, कैपिटल को बढ़ा करके उन्हें रिटर्न देना। कैसे देना, एज अ डिविडेंड देना। ठीक है, और वो कैसे आएगा, जब आप कंपनी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे तो आप अपने शेयर होल्डर्स को भी बदले में ज़्यादा से ज़्यादा डिविडेंड दोगे। ओके, तो मेजर जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो है मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर्स। ओके, तो वो कैसे होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करके अपने प्रॉफिट को इंक्रीज करना। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, कि हम अपना लिक्विडिटी मतलब होता है कैश वगैरह का, करंट असेट्स बना के रखना। ठीक है, कि हम करंट असेट्स बना के रखें, हमको कैश की ज़रूरत पड़ेगी, हमको बैंक की ज़रूरत पड़ेगी, हमारे डेटर्स भी होंगे, BR होंगे, तो उनको बैलेंस करके रखना, इसको बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी। मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिट्स विद क्रेडिटर्स, यानी लाइबिलिटीज़ को मेंटेन करके रखना। किसको, करंट लाइबिलिटीज़ को मेंटेन करके रखना और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ के लिए भी पेमेंट बनाए रखना, इसको बोलते हैं मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स, कि उनको टाइम टू टाइम जो भी जिनको भी हमें पे करना है, जिनसे हमने बोरो कर रखा है, उनको पे करने के लिए भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कि टाइम टू टाइम उनको हमें पे भी करना है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, और फोर्थ इसकी ऑब्जेक्टिव क्या है कि रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज को प्रॉपरली यूज़ करना, ताकि
ताकि उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो सके, वेस्टेज नहीं हो। ओके, तो ये इसके मेजर 4 ऑब्जेक्टिव हैं। क्या? प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, लिक्विडिटी को मेंटेन करके रखना ताकि हम टाइम टू टाइम अपना करंट असेट्स को बनाए रखें, और करंट लायबिलिटीज़ को टाइम टू टाइम पे करना, मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट विद क्रेडिटर्स, और अच्छा यूटिलाइजेशन करना अपने रिसोर्सेज का। कौन से रिसोर्सेज? फाइनेंशियल रिसोर्सेज का। ओके, देखिए आज हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में स्टडी की। आई थिंक आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया है तो आप मुझे कमेंट करके तुरंत पूछ सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है और कहाँ प्रॉब्लम है। कोशिश करना वीडियो को बार बार देखना और समझने की कोशिश करना। मानती हूँ काफ़ी टफ टॉपिक है, बट फिर भी आपको इसे अच्छे से समझना होगा। अपने कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर करिएगा। फिर भी मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा वीडियो। ओके, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।